हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और अपने दोस्तों के साथ में भी तुरंत शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही वैल्यूबल कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज़ हीट। यहाँ पे अपन इस चैप्टर को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में अपन कवर करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, जैसे कि टेम्परेचर स्केल हो गया, है ना, कैलोरीमेट्री हो गया और थर्मल एक्सपेंशन हो गया। ये तीन टॉपिक अपन फर्स्ट पार्ट में कर देंगे और सेकेंड पार्ट में अपन तीनों इसके फ्लो देख लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये अपने पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये अपन सेकेंड पार्ट में कवर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। चलो, तो ये अपने पास हीट और इसमें देखो ये अपन पार्ट 1 में करने वाले हैं ना। यहाँ पे चेंज कर देते हैं मैं, ये अपन पार्ट 1 कर देंगे। ये पार्ट 1 में कंप्लीट कर देंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये अपने पास पार्ट 2 में आ जाएंगे, है ना। दो पार्ट में पर ये जो है अपने पास चैप्टर वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपन को भी बताया कि हीट फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, ये भी अपन जानते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर यहाँ पे T1 है और ये T2 है तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 से यहाँ पे इस तरफ क्या फ्लो होगी, हीट फ्लो होगी, है ना। ये अपन भी जानते हैं। चलो, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे आपने देखा होगा, ये ठंडी होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि इसका टेम्परेचर हाई होता है ना। ये अपने पास सराउंडिंग से टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है, तो कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है। अब हीट होती क्या है, बेसिकली वो एक प्रकार से फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो अपन हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है विदाउट किसी कोई एक्सटर्नल फोर्स के, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ये जानते हैं अपन। ये अपने पास स्केलर होती है और इसकी जो यूनिट है वो जूल है। आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे आता है ये टेम्परेचर होता क्या है ना। अब जो अपन ने टर्म्स लिया कि हाई टेम्परेचर के लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, तो बेसिकली ये टेम्परेचर है क्या, तो वो एक प्रकार से एक पैमाना है ना, एक डिग्री ऑफ मेजरमेंट है जो ये अपन को बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है ना। और ये ठंडी और गर्म का भी आपस में एक प्रकार से ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है ना। कि जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल के थ्रू समझे अपन कि एक आइस है, सिंपल एग्जांपल बता दो। एक आइस है जो एक तो 0 डिग्री पर है, एक -10 डिग्री सेल्सियस पर है। दो है अपने पास आइस के, तो अपन इसमें से कौन सी ठंडी कहेंगे और कौन सी गर्म कहेंगे। तो जिसका टेम्परेचर बहुत कम है कंपेरिजन दूसरे से, तो वो अपने पास हो जाती है ठंडी। यानी कि -10 वाली क्या है, ठंडी है, और 0 डिग्री वाली गर्म है। ये भी आपको बहुत बात याद रखनी चाहिए ना। तो यहाँ से अपन आते हैं, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है ना। ये स्केलर है, इसकी जैसा यूनिट होती है वो केल्विन होती है। बस ये आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, याद रखनी है ना। अब आते हैं अपन पर टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल में मैं जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे अपने पास एक स्केल है जिसका ये स्टार्टिंग टेम्परेचर है और ये है अपने पास एंडिंग टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे TS इज अ स्टार्टिंग टेम्परेचर, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। टेम्परेचर मान लो या पॉइंट मान लेते हैं, टेम्परेचर मान लेते हैं स्केल का। और ये जो अपने पास है एंडिंग टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर और एंडिंग टेम्परेचर। और यहाँ पे ये क्या है अपने पास, मान लो इसमें कुछ ना कुछ डिवीजन होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो अपने पास ये n है ना, यहाँ पे n जो टर्म्स दिया है वो है अपने पास नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे अगर डेटा है तो कोई भी स्केल के लिए जैसे मान लो एक मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे T, जिसका टेम्परेचर T है ना। तो कोई भी के लिए जो अपने पास टेम्परेचर T माइनस स्टार्टिंग टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, है ना, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर नंबर ऑफ डिवीजन देखने है ना, n की वैल्यू देखनी है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास T एंडिंग माइनस T स्टार्टिंग, ये अपने पास आ जाता है। यानी कि अगर यहाँ से मैं लिखूँ तो T माइनस T स्टार्टिंग अपॉन T एंडिंग माइनस T स्टार्टिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कोई भी
स्केल हो उसके लिए हमेशा ये होता है कांस्टेंट, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे वो अब स्केल अपन डिग्री सेल्सियस में ले, फ़ारेनहाइट में ले, या कोई भी एक्स क्वांटिटी एक्स वाई जेड जो भी है, इन सब के लिए कांस्टेंट रहता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग के लिए देखें है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेल्सियस की, तो यहाँ पे वैसे मैंने आपको टेबल दी है, एक बार देखो ये वाली, क्या लिखा गया है कि जो अपने पास डिग्री सेल्सियस में जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ना, फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में, ये अपने पास 0 100 होता है। तो अगर मैं इसकी एन की वैल्यू देखूँ है ना, पेन को चेंज कर देते हैं, एन की वैल्यू देखो तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 0, तो 100 हो गया ना डिग्री सेल्सियस के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग कितना है फ़ारेनहाइट के लिए 32, और ये जो अपने पास एंडिंग है टेम्परेचर दैट इज कितना है 212 है ना, 212। तो अपने पास अगर डिफरेंस देखो एन की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना है 180 है, कितना है 180। और इसके लिए अगर स्टार्टिंग ये है एंडिंग ये है, तो इसके लिए अपने पास जो होता था एन की वैल्यू वो कितनी है 100। एन की वैल्यू सब देख ली, स्टार्टिंग एंडिंग अपन ने देख लिया। तो सबके लिए अपन मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाऊँ है ना, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या हो जाएगा, टी किसके लिए, सेल्सियस के लिए, तो टी स्टार्टिंग अपॉन टी एंडिंग माइनस टी स्टार्टिंग। अगर मैं फ़ारेनहाइट के लिए देखूँ है ना, फ़ारेनहाइट के लिए, तो ये जाएगा टी स्टार्टिंग अपॉन टी एंडिंग माइनस टी स्टार्टिंग इज इक्वल टू, अगर मैं फ़ारेनहाइट या केल्विन के लिए देखूँ तो ये हो जाएगा टी स्टार्टिंग टी एंडिंग माइनस टी एस। तो अपन जानते हैं सेल्सियस के लिए अपने पास टी स्टार्टिंग कितना था 0, और ये अपने पास 100 माइनस 0 था। टी फ़ारेनहाइट के लिए अपने पास 32 था, और ये था 112 माइनस 32, और टी केल्विन के लिए अपने पास था 273 अपन 373 माइनस 273। ये आपका रिलेशन हर चीज़ आपको दे देगा, अब चाहे वो इसके बीच में हो इसके बीच में हो, सारी चीज़ें दे देता है। और रही बात अगर मैं चेंज लिखता हूँ है ना, अपने पास पहले तो ये फॉर्मूला आता है कि जो अपने पास टेम्परेचर है इन केल्विन वो होता है डिग्री सेल्सियस में प्लस कितना होता है 273, आपको ऐड करना है। तो यहाँ से अगर मैं चेंज की बात करूँ तो वो होता है डेल्टा डिग्री सेल्सियस, चेंज सेम होता है इसमें है ना। और अपने अगर बात करूँ मैं फ़ारेनहाइट की, तो वो होता है अपने पास 9/5 और डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये भी रिलेशन आपको फ़ारेनहाइट वाला याद रखना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी है, इससे कुछ बाहर आएगा नहीं, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिख दी है ना। तो सवाल है अपने पास क्या बोला है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी स्केल दो लूँ, कौन कौन सी स्केल ली है इसने, फ़ारेनहाइट वाली और सेल्सियस की, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वैसे आपको याद बता दो इसका आंसर -40 होता है। बस आपको पता ही है रिलेशन अपन ने बताया था फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, कि फ़ारेनहाइट इजिकल टू ये था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस किसका हो जाएगा 32। तो यहाँ पे जो अपन को बोला है कि ये अपने पास डिग्री सेल्सियस इक्वल है, मान लो एक्स मान लो, तो यहाँ से पुट करोगे तो जो आपके पास एक्स की वैल्यू आती है दैट इज़ -40 डिग्री, जो भी है यहाँ पे ये आती है ना -40 डिग्री। कहने का मतलब उस पर जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो सेम स्केल देता है है ना। तो ये आता है अपने पास। अब आगे बढ़े, और ये क्या बोला गया है 2023 का एक्स, कोई देखो ये 6 सवाल आए हुए हैं, दो कोई एक्स है, क्या बोला गया कि ऑन द टेम्परेचर स्केल एक्स बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया अपन को, बॉइलिंग पॉइंट दिया ना, बॉइलिंग मतलब टी एंडिंग वो दिया है 65 डिग्री एक्स, ये दिया अपन को। और क्या बोला फ्रीजिंग पॉइंट, और टी स्टार्टिंग अपन को दिया -15 डिग्री एक्स। चलो ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट द एक्स स्केल इज लीनियर, ठीक है लीनियर है, इक्विप एट इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्रॉसपॉन्डिंग द ये है ना ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि अपन को बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल अगर मुझे बताओ कि यहाँ पे जो टी एक्स है वो अपन अगर -95 डिग्री एक्स ले लूँ, तो मुझे उस पे फ़ारेनहाइट की जो पैमाना होगा वो कितना देगा वो मुझे बताना है। तो कैसे लिखेंगे बताओ, तो ये ऐसे लिखेंगे कि अपन को पता है कि टी एक्स माइनस टी स्टार्टिंग अपॉन टी एंडिंग माइनस टी स्टार्टिंग इज इक्वल टू टी फ़ारेनहाइट माइनस अपन जानते हैं फ़ारेनहाइट का होता है 32 अपॉन 212 माइनस 32 जानते हैं। इसका डेटा अपन को दिया है, ये अपन को दिया है -95, ठीक है, माइनस ये अपन को दिया है -15 अपॉन ये कितना हो जाएगा,
ये जाएगा 65 माइनस माइनस 15 इजिकल टू टी एफ माइनस 32/100 हो जाएगा ना, नहीं 180 हो जाएगा 180। बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप गेट आपको मिल जाएगा दैट इज टी एफ, है ना। तो यहाँ से आई थिंक ये आंसर निकल के आता है, ये निकल के आएगा ना, ये निकल के आता है ना -1। आगे बढ़े, ये नहीं होगा अपने पास, ये होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास। अब अपन को पता है कि एवरी मेटेरियल एक स्प्रिंग लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़ा होता है, जैसे लाइक स्प्रिंग की तरह ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हीट करूँगा तो एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंशन होता है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो अपने पास टेम्परेचर स्केल था वो खत्म हो गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक्सपेंशन, जहाँ पे 3 टाइप के होंगे, लीनियर, वॉल्यूम और एरिया, है ना। ये अपन तीनों टाइप के पढ़ लेंगे। जब हीट करते हैं तो उनका एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। और वो कैसे होता है? 3 टाइप्स होता है। पहला है अपने पास लीनियर। लीनियर मतलब लेंथ के जब लेंथ को मैं किसी मान लो रॉड को गर्म करता हूँ तो उसकी लेंथ एल बढ़ जाती है ना। ये अपने पास डी एल बढ़ गई। ये अपने पास इनिशियल लेंथ थी, ठीक है। तो ये अपने पास बढ़ गई, और ये किस पे डिपेंड भी करता है वो भी अपन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल ऑफ चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल ऑफ चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डी टी, ये होता है। बात में आ गई। तो यहाँ से अपने पास जो डी एल की वैल्यू निकल के आती है अपन एल, वो एल्फा डी टी, जहाँ पे अपने पास एल्फा इज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, है ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना। ये अपने पास ऐसे मान सकते हो। तो ये अपने पास एल्फा ये होता है। तो यहाँ से जो डी एल आया दैट इज एल एल्फा डी टी, इतना चेंज हो गया एल्फा की, ठीक है। तो यहाँ से वही आता है। और एल्फा की यूनिट क्या होती है बताओ? पर केल्विन, है ना। पर केल्विन या पर डिग्री बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे चेंज है। तो मैंने बताया कि डिग्री या सेल्सियस या पर केल्विन। तो एल्फा की जो यूनिट होती है या तो डिग्री या अपने पास पर केल्विन, बात एक की है। आगे बढ़े क्या? चलो, तो लेंथ एल थी, नंबर चेंज आया और ये निकल के आया। तो कैसे आएगा देखो ध्यान से। अपने पास जो डी एल आया अपॉन एल, वो क्या आ गया? एल्फा डी टी। और अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करता हूँ 0 से एल तक, सही लिखा मैंने, सॉरी ये 0 नहीं थी लेंथ, इनिशियल में लेंथ एल थी। तो L1 से L2 तक मैं जाता हूँ, टेम्परेचर 0 से T तक बढ़ाता हूँ, T इनिशियल से T फाइनल ना, ये बढ़ाता हूँ। तो अपने पास ये हो जाएगा ln L2 अपॉन L1 इजिकल टू एल्फा कॉमन आ जाएगा और डेल्टा T आ जाएगा। इस तरफ आ जाएगा तो L2 की वैल्यू आती है L1 e की पावर डेल्टा T, ये निकल के आता है। और यहाँ पे जो अल्फा होता है वो एक्चुअली में बहुत छोटा होता है ना, स्मॉल होता है। तो यहाँ पे अपन इस e की पावर अल्फा डेल्टा टी को एज इट इज़ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, है ना। ये एक्सपेंशन अपन लगाते हैं। तो यहाँ से जो L2 निकल के आता है L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये ठीक है। तो ये अपने पास लेंथ फाइनल निकल के आती है जब अपन ने इसको टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया। बात में आ गई, ठीक है। तो यही बात है आपको समझनी है। तो अपने पास लीनियर में ऐसे कैसे आता है, और यहाँ पे अल्फा इज ये, है ना। तो ये था अपने पास, देखो सारी चीज़ें लिखी है कोफिशिएंट। अब आते हैं अपन एरियल एक्सपेंशन पे। एरियल से ही पता चल रहा है ना। तो एरियल में क्या हो जाएगा, सिंपल है कि जो डी ए बाय ए है वो प्रोपोर्शनल टू डी टी होता है। तो यहाँ से एक कोफिशिएंट आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बीटा डी टी, है ना। बीटा डी टी आता है और इस बीटा को बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, है ना, एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। और अगर एक्सपेंशन इक्वल, जैसे मान लो ये अपने पास इतना है तो दोनों तरफ सेम होता है, तो अपने पास डायरेक्ट ये होता है 2 अल्फा के इक्वल, है ना। क्या होता है? 2 अल्फा के इक्वल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से जो नया एरिया आता है निकल के 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बस ये आता है। और यहाँ से अगर तुम बीटा की वैल्यू पुट करोगे अल्फ़ा के फॉर्म में तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा डी टी या डेल्टा टी, है ना, ये निकल के आता है एरिया वाला। सिमिलर है सारे के सारे एक्सपेंशन,
तो यहाँ पे अपने पास ये निकल गया है। और अब आता है तीसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम भी सिंपल है, में कोई ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। V इजिकल टू हो जाएगा अपने पास गामा डी टी। तो यहाँ से अपने पास जो V2 निकल के आता है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, वो आता है अपने पास V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और जो गामा होता है वो 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। क्या होता है? 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो आप पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। बात समझ आ गई क्या? तो ये था अपने पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। आगे बढ़े, चलो। तो ये तीनों एक्सपेंशन है, अपन ने अच्छे से पढ़ लिए। अब डेंसिटी आते हैं। डेंसिटी क्या होती है? अपने पास होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये अपने पास है m1। तो रो2 क्या हो जाएगा? m1 ही रहेगा और ये v2 हो जाएगा। तो अगर मैं रो2 बाय रो1 करता हूँ तो इससे इन्वर्सली हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्वर्सली? v1 अपॉन v2। एम तो मास कभी हीट करने पे चेंज होगा नहीं, मास तो सेम ही रहेगा, है ना। सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी है इंक्रीज होगा वैसे, है ना। तो V1 अपॉन ये V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से V1 से V1 कैंसिल, तो जो रो2 आता है, ठीक है, ये निकल के आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम, एरिया, लेंथ सब हीट करने पे इंक्रीज होती है, लेकिन डेंसिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, बस ये बात है। तो यहाँ पे वही अपन देखने को मिला, है ना। सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए। और रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा गामा में, ये भी आपको याद रखना है। अब ये अच्छा सवाल है, एडवांस का सवाल आता है। इसमें ये पूछा गया था कि जब मैं इसको हीट करूँगा तो बताओ क्या होगा। कमेंट करना है अपन को इसकी रेडियस और लेंथ पे, है ना। ये लेंथ L और रेडियस R, इन दोनों के ऊपर मुझे क्या करना है? कमेंट करना है। क्या होगी? दोनों बढ़ेगी, दोनों घटेगी, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, या दूसरी बढ़ेगी पहली घटेगी, ये अपन को बताना। तो अपन को पता है लेंथ तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, है ना। अब अपन को देखना है रेडियस। बहुत सारे बच्चों ने क्या सोचा कि ये जैसे एक्सपेंस करेगी तो ये रेडियस घटेगी, जो कि गलत बात है। ठीक है, गलत बात है। ये बात है कि लेंथ तो अपन को पता है कि क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज, बोथ डिक्रीज। तो ये तो ऑप्शन गया, है ना, ये ऑप्शन गया। तो लेंथ तो इंक्रीज होगी, अपन को भी पता है। अब रेडियस देखना है, तो ध्यान से देखो, ये रेडियस एक प्रकार से क्या है? लीनियर है ना। यहाँ पे जो अंदर का जो वाला पार्ट है, एक क्या है? लीनियर है। और हमेशा याद रखना कि जो लीनियर होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है जब अपन हीट करते हैं। तो यहाँ पे हीट करेंगे तो अब की बार जो नया आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे बढ़ जाएगी। तो रेडियस आर इंक्रीज हो गई, लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज हो गई। ये ऑप्शन था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे बहुत इंक्रीज होंगे ये। और क्या बोला 2027 का है कि सॉलिड मेटेलिक क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया हीटेड टेम्परेचर चेंज बाय 10 द कैलकुलेट इन वॉल्यूम क्यूब। ये तो बिल्कुल ओरल है, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं ना। ओरल सवाल दिया है, ओरल। आपको क्या बोला गया है कि सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया अपन को दिया है ना। टोटल सरफेस एरिया दिया है, हीट करते हैं और टेम्परेचर अपन को इंक्रीज किया, तो इंक्रीज में निकालना है वॉल्यूम में। आप कर लेना, बस यहाँ से अपन को साइड मिल जाएगी एक, बस यही यस का मेन था, बस बाकी तो सारी चीज़ें ईजी है। आगे बढ़ें, चलो। तो ये अपने पास आंसर निकल के आता है। आगे बढ़, अब इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो मुझे बताओ लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। कि इसने बोला है कि रोड इज इंक्रीज, सो जो भी है परसेंटेज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जब हीट करते हैं। तो ये अब हीट करते हैं, रोटेट करते हैं, और अपन को पता है कि लेंथ में इंक्रीमेंट दिखता है, तो मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो बता दो कि इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था, वो होता था ml²/3। तो आपको पता है कि m तो कांस्टेंट है, तो l² के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसमें चेंज लेता हूँ, है ना, तो ये जाएगा 2l/dl। तो अगर मैं i से डिवाइड कर दूँ, है ना, i से क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से अपन को ये पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। तो ये अपने पास हो जाएगा l² 3/2, और ये पूरी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास जो निकल के आता है ना, l² है, एक से l, तो अपने पास जो di/i है ना, di/i है, इंटू 100 करूँ तो परसेंटेज आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है? 2 × dl/l × 100।
ये लेंथ में परसेंटेज है, ये अपने पास मोमेंटम इनर्शिया में चेंज परसेंटेज है। तो सिंपल है कि यहाँ से अपने पास अगर 1 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज ये अपने पास है ना 2%। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था सवाल, मैंने आपको अप्रोच बता दी कि ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करना है। आगे बढ़े तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है। चलो अब अपने पास यही है, सिमिलर यही है कि अगर पेंडुलम में टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा अगर मैं लेंथ में करता हूँ, तो अपन को पता चल रहा है कि रूट एल के प्रोपोर्शनल है ना। तो बस आपको जो यह पावर है ना इसकी 1/2 वो आगे लानी है। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज देखना है ना, परसेंटेज चेंज देखना है तो वो अपने पास हो जाएगा 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन डेल्टा एल। तो लेंथ में 1 दी है तो इसकी आधी हो जाएगी। डायरेक्ट ओरल है, अगर आपको ट्रिक याद है तो सारी चीज़ है ना। तो ये अब ये अच्छा सवाल है ना, दो आया हुआ है वैसे कई बार। क्या बोला है कि टू रोड L1 L2 हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड, ठीक है, दोनों का लेंथ जो भी है, और फाइंड द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। अपन को अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है। तो अपन को पता है कि इसको इक्वल पहले तो करते हैं एक रॉड के, कि एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है L1 प्लस L2 है, और इसका जो अल्फा है वो अल्फा इक्विवेलेंट है, एरिया ए ही है, इसका भी एरिया ए ही है, सेम ही है। तो ध्यान से देखो अपने पास ये क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो अपन कैसे लिखेंगे बताओ, सीरीज में है तो कैसे लिखेंगे। तो अपने पास लेंथ में जो चेंज है एल नेट वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो जाएगा। ये सही समझ में आया कि नहीं। तो ये अपने पास हो जाएगा, एल कैसे लिखेंगे बताओ। एल अभी मैंने बताया था वो था अपने पास अल्फा इक्विवेलेंट, ठीक है, एल डेल्टा टी, सही लिखा मैंने। ये अपने पास चेंज था, और ये आ जाएगा अपने पास एल इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा अपने पास L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को तो फटाफट ससुराल भेज दो, ये भेज दिया। तो एल इक्विवेलेंट जो आ रहा है अपने पास L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन एल इक्विवेलेंट, और एल इक्विवेलेंट कितना है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, यही तो आ गया है ना। ये अपने पास निकल के आंसर आता है, देख लो। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही लिखा है मैंने, हाँ ये आ जाएगा फोर्थ आंसर, देख लो है ना। तो ऐसे आपको करने होते हैं। ये अच्छा है कि अपन इसको हीट कर रहे हैं है ना। अब बोला है कि थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन कितनी होगी। हमेशा थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन कब आती है, जब वो या तो फोर्स लगा रहे हैं या अपन इसको खींच रहे हैं एक्सटर्नल है ना, तब इसके अंदर आती है। लेकिन जब आप क्या करोगे, हीट, इसको हीट दोगे तो ये नेचुरली क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आता। आपको मैं बता दूं कि ये नेचुरली स्ट्रेस होगा, इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, ना स्ट्रेन आएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये फ्री पड़ी है तो इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन कितनी होती है, 0 होती है, हमेशा याद रखें, ठीक है। बाकी ये अपने पास 0 आता है। और एक अपने पास अगर ये वॉल के बीच में लगा दें है ना, अब वॉल के बीच में लगा दी तो अपन जानते हैं कि इसको हीट करूँगा तो एक्सपेंशन होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। तो अब बाहर की तरफ से वॉल क्या लगाएगी, अंदर प्रेशर लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तब यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब वो कैसे लिखेंगे वो भी आपको पता है ना। तो वैसे इसका आंसर मैं बता दूँ ये होता है। तो यहाँ से अपन क्या लिखते हैं, पहले स्ट्रेन लिखते हैं ना। तो स्ट्रेन हो जाएगी अपने पास डेल्टा एल अपन एल, और डेल्टा एल क्या था बताओ, डेल्टा एल था अपने पास एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन, ये था अपने पास नेचुरल जो बाद में हुई तो वो हो गई अपने पास L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एल से एल कैंसिल, तो अपने पास आ गई अल्फा डेल्टा टी है ना, ये निकल के आ गया। तो यहाँ से अपने पास जानते हैं कि जो गामा होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, गामा इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ से अपने पास जो स्ट्रेस आता है ना, गामा टाइम्स आ जाता है अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये निकल के आता है ना, ये निकल के आता है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो ये अपने पास इसका जो आ जाएगा वही आ जाएगा। आगे बढ़े, और फोर्स भी आप निकाल सकते हो। फोर्स कैसे निकालोगे, स्ट्रेस आ गया, पर यूनिट एरिया लिखोगे तो वहाँ से एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स भी आ जाएगा जो वॉल इसके ऊपर लगाती है। तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं है ना, ये आ गया आंसर। अब आते हैं अपन कैलोरीमेट्री पे। ये अपन ने एक्सपेंशन का यहाँ पे
ख़त्म कर दिया। अब आते हैं अपन कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल है कि जितनी हीट लॉस होती है ना, जितनी इसके अंदर हीट लॉस हुई तो किसी न किसी ने गेन की होगी। बात समझ में आ गई क्या? जितनी हीट यहाँ पे लॉस हुई, जैसे मान लो कि इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर क्या है T2 है, और यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 10 है। इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हाई से लो की तरफ। यहाँ पे हीट फ्लो होगी ऐसे इस तरफ। अब अपन को पता है कि ये हीट क्या कर रही है? लॉस कर रही है। ये हीट क्या करेगा? गेन करेगा। सिंपल है कि जितनी इसने हीट लॉस की उतनी उसने गेन की, तो यानी कि हीट लॉस क्यू लिख देते हैं ना, वो अपन में यू, जो फिर में गेन आ जाएगा। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जितनी कोई हीट लॉस करता है उतनी गेन करता है। तो बस बात में आ गई क्या? सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, वही मैंने बता दिया। आगे बढ़ें, चलो। तो ये इसका सेटअप होता है। अब सेटअप पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे टर्म्स डिफाइन करते हैं कुछ। टर्म्स क्या होते हैं? पहला आता है अपने पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में आपको सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर कोई अपन एक यूनिट मास लेते हैं ना, एक यूनिट मास सब्सटेंस लेते हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो अपन ने हीट दी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ हीट राइज टू टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने पास आता है, और ये अपने पास डेल्टा क्यू निकल के आता है MS डेल्टा T। ये फॉर्मूला यूज में आएगा। और ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज होना है। और दूसरी है जो इसकी स्टेट है वो सेम होनी चाहिए। स्टेट चेंज नहीं हो रही है ना, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बताओ? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये और सबकी स्पेसिफिक आइस, वाटर, स्टीम की आपको याद रखनी है। कैलोरी पर ग्राम पर ये आपको याद रखनी है ना। और अगर मैं कैलोरी को 1 कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल होता है। तो यहाँ से जूल पर केजी में भी चेंज कर सकते हो, जो भी है ग्राम पर के, तो SI में भी आप निकाल सकते हो। तो बस आपको याद रखनी सारी चीज़ें। अब आता है मोलर स्पेसिफिक। मोलर जहाँ पे अपन 1 मास लेते थे, 1 केजी मास, वहाँ पे अब लेना है 1 मोल सब्सटेंस, है ना। बस वही है, बाकी सारा का सारा सेम है। इसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है अपने पास हीट कैपेसिटी। अपन ने जो भी स्पेसिफिक हीट पढ़ी वो अपन ने जहाँ पे मास लिया वो क्या लिया? 1 यूनिट मास लिया ना, यूनिट मास लिया। अगर यूनिट मास ना लेके मैं कोई मास सब्सटेंस पूरा ले लो, कंप्लीट बॉडी ले लो, तो उस केस में जो अपने पास हीट देते हैं उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अपन ध्यान से देखो कि जो अपन ने यूनिट मास के लिए जो डिफाइन किया वो हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट। और अगर मान लो कि M मास के लिए देखना है तो M इंटू ईस हो जाएगा, तो इसको भी बोलते हैं अपन हीट कैपेसिटी, जिसको S डैश से रिप्रेजेंट। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास? ध्यान से देखो, डेल्टा क्यू क्या था? MS डेल्टा T। ये अब मेरे पास ये है तो ये अपने पास हो जाएगा S डैश डेल्टा T, S डैश आ जाएगा डेल्टा क्यू अपन डेल्टा T। बात समझ में आ गई क्या? यही हो जाएगा ये, तो जो कि यहाँ पे लिखा गया है ना, ये क्यों लिखा? तो जूल पर केल्विन, तो हीट कैपेसिटी भी आ गई। अब आता है अपने पास लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हीट में हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा इन द सेंस आई वांट टू से यू दैट ये अपन ऐसी हीट दे रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अपन तो क्या कहते हैं, हीट देते तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये अपन वो हीट है जहाँ पे अपन टेम्परेचर, हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। इस टाइप की हीट को अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। 2 टाइप्स की होती है, फ्यूजन की और वेपराइजेशन की, है ना। दोनों की होती है, जिसको अपन LF से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको LV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो LF, और जब कोई लिक्विड से गैस में जाता है तब LV से। बस यहाँ पे वही लिखा है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना, इसके लिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इजिकल टू M इंटू L, है ना, ये होता है। और यहाँ पे L इज लेटेंट हीट। और क्या कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो और स्टेट क्या होनी चाहिए?
चेंज, क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, बस ये बात है ना। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है, पढ़ लेना अच्छे से। अब आता है अपने पास एक टर्म्स वाटर इक्विवेलेंट। क्या आता है वाटर इक्विवेलेंट? क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? कि क्या होता है कि जब अपन हीट करते हैं, तो जैसे मान लो वाटर को हीट कर रहे हैं, तो अपन ने अभी तक माना कि जो भी हीट जा रही है वो किसको पास जा रही है, सिर्फ वाटर के पास जा रही है, ऐसे ही माना। लेकिन आपको भी पता है कि हीट कंटेनर भी तो लेता है ना, तो वहाँ पे भी तो खर्च होती है। तो अब इस केस में अपन इसका टेम्परेचर तो फाइंड नहीं कर सकते, कोई सॉलिड है, लिक्विड का तो टेम्परेचर देख सकते हैं, सॉलिड का कैसे देख। तो वहाँ पे टर्म्स डिफाइन किया, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस ने हीट ली है ना, वो का वो एक मैं ऐसा एम मास का वाटर लूँ, जितनी हीट उसने ली उतनी की उतनी वो वाटर लेगा, और टेम्परेचर चेंज दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कराने के लिए जो मैंने कंटेनर को हीट दी, यानी जो इसने ग्रहण की जो ली, उतना का उतना मैं एक एम मास का वाटर लेता हूँ, उतनी की उतनी हीट ली उतनी ही टेम्परेचर चेंज है ना। तो यही बात है। तो यानी कि अपने कहने का मतलब ये है कि अपने पास ये वाटर है ना, इसका मास एम है, जिसको अपन वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये किसके इक्विवेलेंट है बताओ? ये अपने पास इक्विवेलेंट है एक कंटेनर के, और जितनी इसने हीट ग्रहण की डेल्टा टी टाइम में, सॉरी डेल्टा टी टेम्परेचर जितना अपन ने दिया, और जितनी इसने हीट ग्रहण की उतनी उतनी इसने डेल्टा टी। तो इसका जो अपने पास डेल्टा क्यू बन जाएगा, हो जाएगा एम डब्ल्यू एस डेल्टा टी, और इसका जो बन जाएगा एम बॉडी एस बॉडी डेल्टा टी। तो यहाँ से दोनों सेम है, तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आता है एम एस वाटर और डेल्टा टी इजिकल टू एम बॉडी एस बॉडी डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास एम जो वेट आता है वो आता है एम बी एस बी अपॉन एस डब्ल्यू, ठीक है। और अगर अपने पास जो एस बी है वो जो स्पेसिफिक हीट किसकी है, बॉडी की है, अगर वो कैलोरी पर ग्राम में पर डिग्री सेल्सियस में, तो आप डायरेक्ट अपन को पता है कि ये भी इसमें होगा तो 1 वैल्यू होती है, तो अब डायरेक्ट आप ये भी ले सकते हो, जहाँ पे ये एस बी किस में है, ये अपने पास कैलोरी पर ग्राम है ना, यहाँ पे पर ग्राम ऑलरेडी मैंने लिख दिया, पर ग्राम ये है ना, समझ में आ गया, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसमें है तो आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला देख सकते हैं ना। तो ये अपने पास होता है वाटर इक्विवेलेंट। आगे बढ़े तो अब अपने पास आता है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व में कैसे बनाते हैं वो देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री है, तो पहले तो क्या जाता है लीनियरली 0 पहुँचेगा, ये क्या होगा टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर क्या होता है स्टेट चेंज होती है, फिर टेम्परेचर, फिर स्टेट, फिर टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ना, यहाँ आइस थी, ये भी आइस है। फिर ये क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो गया, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो गया है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम हो गई, और फिर ये 1 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है ना, ये हो रहा है ना। तो पहले क्या हो टेम्परेचर चेंज स्टेट चेंज, टेम्परेचर स्टेट टेम्परेचर है ना ये। तो बस फॉर्मूले आपको बता दिया कि टेम्परेचर के लिए कौन सा लगाते हैं और स्टेट के लिए कौन सा लगाते हैं, दोनों के लिए अपन ने लिख दिया। तो यहाँ से आप टोटल हीट भी निकाल सकते हो, बस समझ में आ गई क्या। चलो तो यहाँ पे ये था अपने पास, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, पढ़ लेना अच्छे से ना। अब यहाँ पे एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ इसकी, कि ध्यान से देखो अपने पास जो डेल्टा क्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी एम एस डेल्टा टी, इसको इस तरफ लेके जाता है, इसको इस तरफ लेके जाता है ना, तो हीट और टाइम, तो डेल्टा टी आ रहा है वो 1/ms, और ये आ रहा है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू और इसको वाई मैक्स माना है, तो जो टेन थीटा आ रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो प्रोपोर्शनल टू 1/s है, देख लो ध्यान से है ना, कि स्पेसिफिक क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो लेंथ है मान लो ये एक्स लेंथ है, तो लेटेंट हीट होती है वो एक्स की प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ ये हॉरिजॉन्टल में उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक सॉरी लेटेंट हीट, और जितनी ज़्यादा ये स्लोप उतनी कम लेटेंट हीट। तो बस दोनों का बताना है कि 2 का स्लोप ज़्यादा है तो 2 की जो स्पेसिफिक होगी वो कम होगी, लेंथ 2 की ज़्यादा है तो L
2 होगा वो ज़्यादा होगा। बस ऐसा ऑप्शन देख लो, आपको कहीं मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़े क्या? चलो, तो यही आगे जो मैंने अभी बताया, तो ऐसे बताना है, ये ट्रिक ही था। अब अपने पास पता है कि एक सवाल करते हैं, कुछ सवालों के थ्रू अपन को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ मैं, अच्छे वाले, है ना। तो ये अपने पास बस थोड़ा ही रहा है अब तो। हम्म, आगे बढ़े क्या? चलो, तब सवाल करते हैं और कंसेप्ट को करते हैं स्ट्रॉन्ग। चलो, तो क्या बोला है कि हाउ मच द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम आइस टू स्टीम, है ना। अपन को पता है कि स्टीम को 1 डिग्री, आइस को स्टीम में चेंज करना है। तो आपको पता है कि जो अपन ने ग्राफ देखा था वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा था, फिर स्टेट चेंज हो रही थी, वापस टेम्परेचर चेंज हो रहा था, यानी कि वो अपन को लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले होगा अपने पास -10 डिग्री, है ना, आइस। फिर क्या होगा चेंज, ये किस में चेंज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। फिर क्या होगा, फिर होगा 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर में, है ना। ये वाटर में चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, ये वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में चेंज होगा। फिर ये स्टेट चेंज करेगी, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बन जाएगी, है ना। और फिर ये 120 पे पहुंच जाएगी, है ना। बस ये अपन को लिखना है। तो यहाँ से एक हीट अपने पास ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एस डेल्टा टी लगाऊंगा। इसके लिए कौन सा लगाऊंगा, हीट चेंज हो रही है, तो डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एल, और ये आइस से वाटर यानी कि एल एफ लिखूंगा, है ना। यहाँ पे वापस वही एम एस डेल्टा टी, यहाँ से वापस क्या हो रहा है 100 से ये, यानी कि डेल्टा क्यू इजिकल टू एम एल वी। फिर वापस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर। तो बस ये फॉर्मूला आप नेट निकाल देना ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये मैंने जो लिखी सारी चीज़ें वही लिखी है, सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आता है वो ये निकल के आता है ना। ऐसे करना था। सिंपल है। अब आते हैं एक और सवाल करते हैं और अपने कंसेप्ट है वो बिल्ड करते हैं। क्या सवाल है कि 30 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम कंटेनिंग 10 ग्राम वाटर एंड कंटेनिंग इनिशियल इन इक्विलिब्रियम 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर व्हाट एज्यूम। अपन को फाइनल टेम्परेचर बताना है, ठीक है। पहले तो ये कि कोई कंटेनर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो अपन को पता है कि कोई कंटेनर पूरी की पूरी हीट कौन ले रहा है, वाटर ले रहा है। तो ये अपन को समझ में आया कि पूरी पूरी हीट ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, है ना। ये तो सिंपल है, अपने पास जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है अपने पास एम एस डेल्टा टी। तो ये अपने पास 30 कैलोरी दी है, एम 10 ग्राम, एस 1 डेल्टा टी, यहाँ से निकाल दिया। पहला तो अपने पास आ गया। दूसरा अच्छा है ना, ये तो अपन निकाल देंगे। दूसरा क्या करना है कि यहाँ पे अब की बार वाटर इक्विवेलेंट भी ले रहा है ना, तो अब की बार जो हीट जा रही है वो अपने पास एक तो हीट जा रही है वाटर में और एक जा रही है कंटेनर में। तो वाटर की क्या हो जाएगी, एम एस, है ना, वाटर डेल्टा टी, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, एम कंटेनर बॉडी, एस बॉडी डेल्टा टी। तो यहाँ से कॉमन चीज़ें लिखता हूँ मैं कुछ, तो डेल्टा टी एस और एस वाटर का और डेल्टा टी कॉमन लेता हूँ, तो अपने पास आता है मॉस ऑफ वाटर प्लस एम बॉडी एस बॉडी अपॉन एस डब्ल्यू, ये निकल के आता है डेल्टा क्यू, है ना। तो ध्यान से देखोगे कि ये क्या है अपने पास, ये क्या है, ये अपने पास एम डब्ल्यू है, वाटर इक्विवेलेंट, है ना। तो बस सिंपल है, तो आज से आपको लिखना है डेल्टा ये अपने पास 30 है, ये अपने पास 1 है, और ये कितना है, ये डेल्टा टी अपन को निकालना है, ये अपन को 10 दिया है और ये अपन को 20 दिया है। सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि ऐड हो जाता है ना, ये एक ऐड हो जाता है, तो आपको बताना है ना, यहाँ से आप बता सकते हैं। आगे बढ़े, चलो, तो ये था।
अब आते हैं अपन मिक्सर। जब कोई अपने पास सब्सटेंस दो तीन मिक्स हो जाते हैं दो, तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें ठीक है। तो अगर अपने पास दोनों ही सेम है ना, सब्सटेंस सेम है, तो अपन को इतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट अपन जो हीट जिसने गेन की होगी उसने लॉस की होगी, लॉस्ट इज इक्वल टू क्यू गेन, है ना। तो यहाँ से एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, है ना। अब डेल्टा टी पहले के लिए देखो 10 ग्राम है, 1 है, और ये 20 है, 50 है, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर राइज हुआ होगा तो टी माइनस 20, 31, और ये हो गया 50 माइनस टी, 50 माइनस टी लेना है ना, तो यहाँ से टी आ जाएगा, बस ऐसे ही लिखना है, आगे बढ़ेगा। चलो तो ये आ गया, ऐसे कैसे सिमिलर। अब ये अच्छा सवाल है, यहाँ पे अब की बार आइस और H2O मिटा रहे हैं, है ना। अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, आइस और ये कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, आइस और H2O को जब मिलाएंगे अपन तो क्या होगा बताओ। अपन कह नहीं सकते कि पूरी की पूरी आइस बनेगी, वाटर भी आइस बन जाएगा, या पूरी की पूरी आइस पिघल जाएगी, कह नहीं सकते। तो अपन इसके लिए कंडीशन फाइंड करेंगे। देखो क्या फाइंड करेंगे कि अपने पास ये था -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ना, और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। तो इसको, इन दोनों को यहाँ से एक वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आना है, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस आइस से, आइस में आएगी और फिर ये वाटर में आएगी, यहाँ से यहाँ तक आना है, और इसको यहाँ से यहाँ तक आना है। मैं एक ये मानता हूँ कि 0 डिग्री आइस पे आना है इसको। तो आपको पता है ये गेन करेगा, है ना, ये गेन करेगा तभी यहाँ तक, और ये रिलीज करेगा। तो अगर मान लो कि जितने ये रिलीज करता है और जितनी ये गेन करता है दोनों इक्वल है ना, जितनी इसको रिक्वायर्ड है और जितनी ये रिलीज कर रहा है अगर वो सेम है, तो अपन को पता है कि दोनों का इक्विलिब्रियम फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी पता है। और इवन ये भी नहीं कि यहाँ पे जो रिलीज करता है उतना पार्ट ये ले लेता है और कुछ पार्ट पिघला दे देता है, तो इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो 0 है, यानी कि इक्विलिब्रियम 0 डिग्री है, तो भी 0 होगा, ये भी अपन को पता है। तो बस वही देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये टेम्परेचर कितना रिलीज करेगा बताओ, ये टेम्परेचर कितना रिलीज करेगा। तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एम एस डेल्टा टी, एम की वैल्यू कितना दिया है 5 ग्राम, और आइस का होता है अपने पास 0.5 इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है -0 से यानी कि 10 डिग्री, है ना। तो ये अपने पास आ गया 25 कैलोरी, कितना हो रहा है 25 कैलोरी इसको नीड है यहाँ से यहाँ तक आने में, और यहाँ से यहाँ तक आने में एम एल एफ। तो एल एफ की वैल्यू अपन ने देखी थी 80 थी, और एम 5, 80 और 5 यानी कि आगे अपने पास 400 कैलोरी। यहाँ से यहाँ तक किसकी कितनी नीड है इसको 25, और यहाँ से यहाँ तक इसको 400 कैलोरी की नीड है, तब जाके ये 0 डिग्री वाटर पे आएगा। ये कितना रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट एम एस डेल्टा टी, और ये एम कितना दिया है 10 ग्राम दिया है ना, 10 ग्राम दिया है, इसका 1 होता है स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर कितना हो रहा है 20 चेंज हो रहा है, तो ये आ रही है अपने पास 200 कैलोरी, यानी कि निकाल कितनी रही है 200 कैलोरी निकाल रहा है। इसको जरूरत कितनी है यहाँ से 400, 25 प्लस 400 है ना। ये ध्यान से देखो, ये जो निकाले इसने इसने कुछ पहले तो आपको पता है कि इसको जरूरत तो कितने की है 425 की है, इसके है पास कितनी 200, तो 200 तो ले ही लेगा ये, है ना। ये जो आइस है 200 तो इसको नीड है ये, तो वो तो ले लेगा, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा 0 डिग्री 100 वाटर पे नहीं पहुँच पाएगा, यानी कि यहाँ तक तो ये 25 ले लेगा। अब जो यहाँ की जो 25 ने ली, इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करके ये कर दिया, है ना। तो जब यहाँ से 200 के अंदर से 25 ली, यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब इसके पास बची कितनी है जो रिलीज हुई है वो 175, और वो 175 ये क्या कर देगी आइस को पिघला देगी। और अगर यहाँ पे पूरी की पूरी अगर 4 कैलोरी होती 400, तो ये आइस 100% पिघल जाती है और पूरे की पूरी 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट हो जाती है, ये अपन जानते हैं। तो यानी कि पूरा आइस कन्वर्ट नहीं होगा, और वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 25, अब ये पास जो बची है ना, कितनी बची है इसके पास 175, है ना। 175 जो कैलोरी बची है वो क्या करेगी, इसको मेल्ट करेगी, मेल्टिंग,
और मेल्टिंग के लिए अपन लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इजिकल टू एम इंटू एल, है ना। मेल्टिंग एल एफ हो जाएगा तो अपने पास मास आ जाएगा, कितना मास ये पिघल जाएगा 75/80, है ना, 75/80। बस में आ गई क्या। तो यहाँ से ये इतना मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल्ट यानी कि कन्वर्टेड आइस इनटू वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपन को पता है ना। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया तो ध्यान देखो फाइनल, है ना, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल जो अपने पास वाटर बनेगा, मास ऑफ वाटर, तो वो तो अपने पास था ही, 10 तो था ही। अब वाटर ये भी तो बना इसका पार्ट, यानी कि ये अपने पास 175/80 मास बन जाएगा। और जो आइस हो जाएगी, मास ऑफ आइस, वो अपने पास कितना था, 5 था, और इसमें से ये घट गया। तो फाइनल जो अपने पास ये मास आ गया आइस का, ये आ गया वाटर का, और ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है ना, बोथ इक्विलिब्रियम पे एट फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या है अपने पास, ये इक्विलिब्रियम पे है ना, यानी कि इनका जो फाइनल, यानी कि अपने पास एक कंटेनर होगा जहाँ पे आइस भी होगी, है ना, वाटर भी होगा, ये वाटर भी होगा। बात में आ गई क्या। तो यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम पे होगी, जहाँ पे मास भी होगा और वाटर भी होगा। तो सवाल समझ में आ गया क्या, ठीक है। और ये आप ले लो होमवर्क, ये अपने पास देखना है आइस और स्टीम मिला है तो क्या होगा, है ना, सारी चीज़ें। तो अपन इस हीट के 3 जो मेन टॉपिक पढ़े, टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन और लास्ट पढ़ा कैलोरीमेट्री, जिसके ऊपर सवाल किए, ये आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट करते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर ये लेके आऊँगा दैट इज़ अपन वे पढ़ लेंगे हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है, जहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन इंपॉर्टेंट आपको ये है और ये है ना, बस ये पढ़ लेंगे। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।